जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम PYQ की सीरीज़ कर रहे थे दोस्तों, उसी कड़ी में ये वन यानी कि फॉरेस्ट का नेक्स्ट चैप्टर है आपको दोस्तों। वनों के बारे में इसमें सारी डिटेल्स है दोस्तों। इससे पहले हम करीब 6-7 वीडियोज़ कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो दोस्तों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्ज़ाम्स में कैसे क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न का एक बेहतर तरीके से अंदाज़ा और आप बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो इसी कड़ी में हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्या बनावट है, क्या कितना है, हम ISFR पे भी एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा क्या हमें ISFR पे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके इसी सीरीज में दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित वानस्पतिक प्रजातियों में से किस एक का बृहत्तम मतलब सबसे अधिक क्षेत्रीय विस्तार है। तो साल, सागौन, शीशम, देवदार में से कौन सी एक ऐसी प्रजाति है, कौन सी एक पेड़ों की ऐसी प्रजाति है जिसका सबसे ज़्यादा विस्तार है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन है, सबसे ज़्यादा वो फैली हुई है दोस्तों। तो साल, सागौन, शीशम, देवदार में से साल वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है दोस्तों, क्योंकि साल जो वनस्पति है भारत के अनेक राज्यों में इसका विस्तार है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यानी कि जो कि सेंट्रल इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक, तमिलनाडु, उड़ीसा में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में भी कांगड़ा से लेकर असम के नवगांव के चिली तक, हिमालय के निम्न ढालों एवं तराई वाले एरिया में साल वनों की पट्टियाँ फैली हुई हैं दोस्तों। ठीक है, तो साल वन का सबसे ज़्यादा बृहत्तम क्षेत्र पर इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है। सागवान का वन बहुत जो इंपॉर्टेंट है। सागवान मध्य प्रदेश में, MP और सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है MP के आसपास पड़ता है। सर्वाधिक सागवान का वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, कैसे वन है ये उष्णकटिबंधीय पतझड़, यानी कि झड़ जाते हैं मौसम के अनुसार, इनका पतझड़ होता जाता है, ये पाए जाते हैं दोस्तों। इनके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। क्या होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। सागवान वनों की या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की कितनी आवश्यकता होती है वर्षा की? 100 से 200 सेंटीमीटर। ये वन गर्मी के प्रारंभ में अगर बात करें तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसे बसंत ऋतु कहते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन भी कहा जाता है। ठीक है, ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते हैं। इन वनों में अगर देखा जाए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में देखा जाए, साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, साखू, हरड़, बहेड़ा पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हिमालय के गिरपाद यानी कि शिवालिक से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में इनका विस्तार पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास कमी ह्रास का मतलब है कमी, भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंध रखा है। यानी कि भारत का जो वन क्षेत्र का ह्रास है, ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो डेमोग्राफिक संक्रमण है वो बढ़ रहा है, यानी कि आपका जो पॉपुलेशन के बढ़ने से वन क्षेत्रों में कमी आ रही है। बात बिल्कुल सही है। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। बात सही है, क्योंकि आपकी जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको रहने के लिए हैबिटेट चाहिए, आवास चाहिए, तो आप वनों की कटाई छटाई करेंगे दोस्तों, जैसा कि हम कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। सो A और R दोनों सही हैं और R की सही व्याख्या भी करें, सो A इज़ द राइट आंसर। वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष, यानी कि इट इज़ डायरेक्टली लिंक विद द क्या वनों के साथ। तो कथन में कथन कारण दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उसके भौगोलिक क्षेत्रफल में, यानी कि उसका जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र है। मतलब जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से उसमें क्या है, न्यूनतम वन पाए जाते हैं। तो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, गोवा में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर उसका भौगोलिक एरिया के हिसाब से वनों की जो है एरिया कम है दोस्तों। भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो इसका कुल वनाच्छादित क्षेत्रफल है 6.15% दोस्तों। ठीक है, अगर गोवा में देखा जाए तो वो 60.62% है, बिहार में भी बहुत ज़्यादा नहीं है 7.8% के आसपास, और गुजरात में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वो 7.61% के आसपास, 7.61% के आसपास एरिया जो है इसका वन आच्छादित है उसके जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन मैचिंग में आ जाते हैं आपको बताने के लिए। तो अब देखिए, ये कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। देखो, ये एक आर्द्र होता है, एक शुष्क होता है, दोनों ही गिवन है। तो ये कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? ये तराई के मैदानों पे, जहाँ पे थोड़ा तराई वाला होगा, जहाँ पे थोड़ा भीगा वेट वाला एरिया होगा, आर्द्रता वाला एरिया होगा, वहाँ पर ये वन पाए जाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दोस्तों तराई वाले एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पर तराई भाबर वाला एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं। वहीं नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो शुष्क हैं पर्णपाती है, जहाँ पर तराई कम है, यहाँ पर आर्द्रता कम है, वो पाए जाते हैं आपके गंगा मैदान में। कहाँ पाए जाते हैं? गंगा के मैदान में दोस्तों। अल्पाइन वन आपको हमेशा पता है अरुणाचल प्रदेश में, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार, जो सदाबहार हैं वो वहाँ पर पाए जाएंगे जहाँ पर वर्षा की मात्रा जो होती है वो है सह्याद्री पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट में। ठीक है, तो सह्याद्री जहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे वहाँ पर क्या होगा? जहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमिडिटी, जहाँ पर थोड़ा सा आर्द्रता वाला इलाका होगा। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई में, शुष्क पर्णपाती वन गंगा के मैदान, अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में, और सदाबहार वन सह्याद्री में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? जैसा कि आपको ऊपर बताया है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में सह्याद्री में ये पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, बाकी जो पहाड़ियाँ हैं अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। अब सदाबहार वनों को वर्षा की मात्रा चाहिए 200 सेंटीमीटर से अधिक दोस्तों, और वहाँ का जो वार्षिक तापमान है एनुअल एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए आपका 20 डिग्री सी दोस्तों। ठीक है, दैट इज राइट आंसर दोस्तों। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अति सघन वनों यानी कि बहुत ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो इनमें से अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में देखा जाए तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही एक ऐसा इलाका है जहाँ पर वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला इलाका पाया जाता है। बाकी का तो मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी, यहाँ पर वन तो पाए जाते हैं पर इतने वेरी डेंस वन नहीं पाए जाते दोस्तों। ठीक है, रिपोर्ट 2021 ISFR का मान है तो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है जहाँ पर 21,058 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसके बाद उड़ीसा, तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश अपनी जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से दोस्तों। ठीक है, तो यही क्वेश्चन क्रोनोलॉजी में आता है तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पे, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे उड़ीसा, नंबर 4 पे आपका आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित राज्य समूह में, जो राज्य समूह ग्रुप दे रखा है, किसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं? इनमें से कौन सा इलाका है जिसमें 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है दोस्तों? देखते हैं। देखिए, मिजोरम में पर कहीं पाया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया मिजोरम में 84% पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में 79, मेघालय में 76। तो जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है वहाँ पर ये वन पाया जाता है दोस्तों। तो इनमें से ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं बनना है। तो यहाँ देखो, मिजोरम में पाया जाता है 84.53%, अरुणाचल में 79.33, मेघालय में 76। वहीं मणिपुर और नागालैंड में दोस्तों 74.34 और नागालैंड में 73.90% पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का दिखे तो 75% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, भारत के किस राज्य में उसके जियोग्राफिकल एरिया का अधिकतम प्रतिशत वन आच्छादित है? देखो, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात की थी, बट मिजोरम में उससे ज़्यादा है 84.53% के आसपास। सो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आ जाएगा इसमें मेघालय और नागालैंड। क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैं बता देता हूँ। मिजोरम हो गया 84 के आसपास, अरुणाचल प्रदेश में कितना है? अरुणाचल प्रदेश में 79.3, उसके बाद आ गया आपका मेघालय 76, उसके बाद नागालैंड में 73.90% के आसपास। 2015 में किसके भौगोलिक, देखो अब 2021 आ चुकी है तो आप देख सकते हो यहाँ पर मिजोरम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर नागालैंड। ठीक है, किस राज्य में वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है? दैट इज कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश, जिसमें करीब 79 के आसपास है। और इससे पूछे अगर मिजोरम ऑप्शन में तो 84 के आसपास। मिजोरम इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 12, अधिपादप जिसे बोलते हैं एपीपाइड्स मुख्यतः पाए जाते हैं। जो अधिपादप हैं, ये पाए जाते हैं आपके विषुवतीय वन में, जो विषुवत रेखा के आसपास वन पाए जाते हैं 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री, 10 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में, उनको अधिपादप कहा जाता है दोस्तों। अधिपादप जो मेनली विषुवत रेखीय वनों में पाए जाते हैं। अधिपादप वे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं, यानी कि एपीफाइट्स होते हैं जो दूसरे वृक्षों पर, दूसरे पेड़ों पर क्या होते हैं? डिपेंड रहते हैं अपने, लेकिन वो परजीवी नहीं, पैरासाइट नहीं होते। जैसे अमरबेल है वो ऐसे नहीं होते हैं, बट वो आश्रय रहते हैं अपने किसके लिए? यांत्रिक क्रियाओं के लिए, आपके अपने फिजिकल क्रियाओं के लिए, और अपने को रखने के लिए वृक्षों के तनों, शाखाओं, दरारों, झाड़ आदि पर उगाते हैं। ठीक है, वे उसी में अपनी जड़ें चिपका कर रखते हैं। वृक्षों के विशेषकर पुराने भागों पर ज़्यादा अधिपादप पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, IFSR 2021 आ चुकी है तो इसका कोई महत्व नहीं है। तो भारत वन स्थिति 2021 के हिसाब से देखा है तो 25.42% के आसपास मामला हो चुका है। इंडिया का वन और वृक्ष जो वनावरण है, वृक्ष और वनावरण दोनों 25.46 कुछ ऐसा ही आंकड़ा हो चुका है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है। देखो इन सब में सबसे ज़्यादा, सब में ही कम है, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्रोनोलॉजी में सबसे कम, यानी सबसे कम से ज़्यादा की तरफ चलेंगे। देखो हरियाणा में सबसे कम पाया जाता है करीब 3.63% के आसपास। देखो यहाँ देखो ये गिवन है। उसके बाद पंजाब में पाया जाता है 3.67%। उसके बाद आपके राजस्थान में पाया जाता है 4.87%। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पाया जाता है 6.1। उसके बाद गुजरात में 7.6% पाया जाता है। तो देखा है तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात इनकी क्रोनोलॉजी में आ जाते हैं दोस्तों। सबसे कम हरियाणा में, फिर उसके बाद पंजाब, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात की बात हो रही है दोस्तों। यह है उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वन, पंच वन, पतझड़ वन। देखो सिंपल है, मैं मिलाता हूँ कच्छ वन से। कच्छ वन कहाँ पाया जाता है? सिंपल है, आपको सबको पता होगा कच्छ वन कहाँ पाया जाता है। कच्छ वन कहाँ पाया जाता है आपको पता है, सुंदरबन में पाया जाता है। तो ए मिल गया, सी पे वन जहाँ है, आंसर आपको हो गया। देखो डी इज राइट आंसर, यही मिल गया। लेकिन मिल जाते हैं, देखो शंकु वृक्ष वन, पहले उष्णकटिबंधीय वन बनाता है। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं आपकी साइलेंट वैली में दोस्तों। जो उष्णकटिबंधीय वन है, साइलेंट वैली केरला में पड़ती है, साउथ में पड़ती है, वेस्टर्न घाट पर पड़ती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद शंकु वन वृक्ष पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कौड़धारी वन होते हैं शंकु, ये हिमाचल प्रदेश में हिमालय वाले इलाके में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति हमने जैसे का बताया आपके सुंदरबन में, और आपके पतझड़ वन कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। ये राजस्थान में इसलिए पाए जाते हैं दोस्तों कि राजस्थान का इलाका डेजर्ट है, मरुस्थल वाला इलाका है, पानी की कमी पाई जाती है। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए ये वन अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय वन आपकी साइलेंट वैली में हो गई, शंकु वन हिमालय हिमाचल में, कच्छ वनस्पति हो गई सुंदरबन, और पतझड़ वन आपके राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपका क्या है, ठीक है। गुरुग्राम जो आजकल हो चुका है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में हुई थी। क्या होती? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, दैट इज कॉल्ड NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना 1984 में MS स्वामीनाथन, जो कि कृषि वैज्ञानिक हुआ करते थे, और योजना आयोग भारत सरकार के उपयोग से की गई थी, ठीक है। और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को दोस्तों सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति 1952। देखो हमेशा से वन नीतियाँ, फॉरेस्ट पॉलिसीज आती रही हैं, क्योंकि भैया वन को मत काटो। उत्तराखंड में तो उसको लेके बहुत सारे आंदोलन चले हैं, चिपको मूवमेंट है, मैती आंदोलन एंड अदर्स, बहुत सारे आंदोलन चले हैं। तो उन राष्ट्रीय वन नीति की बात करें, कौन सा वन का संवर्ग नहीं है, इनमें से कौन सा जो है वनों के भाग में नहीं आता है? राष्ट्रीय वन है, संरक्षित वन है, ग्राम वन है, ये सब है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये वन की कैटेगरी में नहीं आता है। देखो तो वनों को जो वर्गीकृत किया गया है, ये संरक्षित वन होते हैं, राष्ट्रीय वन होते हैं, ग्राम वन होते हैं, वृक्ष भूमि वाले वन भी वो आते होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रकार के वृक्षों में सामाजिक वानिकी हेतु किसके रोपण को प्रोत्साहित किया जाता है? किसके उपयोग को? बहुउपयोगी की बहुउपयोगी। सामाजिक वानिकी का तात्पर्य है ये आपके पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास के उद्देश्य लोगों के समूह द्वारा व्यक्तिगत रूप से वृक्षारोपण करने होते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ है दोस्तों, जैसे कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने के बाद करीब 270 लोगों को मारे जाने से एक इंसान है केरला के अंदर, जो एक इंसान क्या है, वो एक पायलट है, उन्होंने 270 पेड़ लगाने को, उनको सिंचित करने का, उनको रखवाली करने का मतलब दावा किया, और उन्होंने 270 पेड़ लगाए और उनको रखने का वादा किया दोस्तों। इट्स ए ग्रेट थिंग, ये करना चाहिए था। हालांकि वो बहुत ट्रेजिडी बड़ी घटना थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसकी कमी है ऊपर वाला जानता है, बट इस कमी को दूर करना चाहिए था। DGCA से लेके सिविल एविएशंस वगैरह में इस पर ध्यान देना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को तो मुझे लगता है रिजाइन भी कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह की घटना बहुत ज़्यादा विदारक है, ठीक है। हालांकि हम इसमें इतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस पर बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत दुखद है, ठीक है। हाँ, लौटते हैं हम उस पर, अपने काम पे आते हैं वापस। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग की 1976 की परिभाषा के अनुसार सामाजिक वानिकी के अंतर्गत खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्षों को लगाना, ईंधन, चारा, लकड़ी एवं लघु स्तर पर वनों के जो प्रोडक्ट हैं आदि को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 नहीं 2021 आ चुकी है, और उसके अनुसार बात करें तो सबसे ज़्यादा वन जो है 84% के आसपास मिजोरम में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कह रहा है जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। अब मैं उसमें गलत बात करें तो अब जनजातीय संख्या 2022 से देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा जो जनजातीय वन पाए जाते हैं वो नागालैंड में, कितने 11 जनजातीय जिले। उसके बाद मणिपुर में पाए जाते हैं 9, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा जनजातीय जिले नागालैंड में है, उसके बाद आपके मणिपुर में 9 है, उसके बाद मिजोरम में है, उसके बाद मेघालय में 7 है, ठीक है। नागालैंड राज्य में जनजातियों की जिला सर्वाधिक होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं वृक्ष आवरण। वृक्ष आवरण वन में थोड़ा अंतर होता है, आप भी जानते हैं। वृक्षों का आवरण क्या है, इस पर बात करते हैं। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र यानी कि जहाँ वृक्ष पाए जाते हैं वो कौन सा है इनमें से?
आपको होता है पूर्वी दक्कन का जो इलाका है, जो डक्कन वाला एरिया है दोस्तों, इस तरीके से ये एरिया करीब डक्कन का पड़ता है। ये इलाका जो है दक्कन का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृक्षाच्छादित क्षेत्र पाया जाता है। ये देश के 14 फिजियोग्राफिक क्षेत्रों में, जोन्स में बटा हुआ है। कौन से देख सकते हो आप, देखो फिजियोग्राफिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पश्चिम हिमालय, पूर्वी हिमालय नहीं और भी हैं, देख सकते हो आप, ये पूरा आंकड़ा है। ठीक है, देख सकते हो। क्वेश्चन 21 पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सदाबहार फल वृक्ष है? बहुत सिंपल है, लोकाट। लोकाट एक खट्टा मीठा फल है जो आपने शायद ही खाया होगा। ये औषधि के रूप में, आपको मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक सदाबहार वृक्ष है। यह वृक्ष मध्यम आकार और शाखा से युक्त होता है। लोकाट के वृक्ष की लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। तो इनमें से सदाबहार बल पर पूछा जाता है तो बादाम, लोग, सेब, आड़ू में से लोकाट जो है आपका सदाबहार वृक्ष है दोस्तों। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितने प्रतिशत? सबको पता है 33%, 1/3 की बात होती है। सो 1/3 की बात हो रही है, 33%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वन की, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना गया, यानी यूकेलिप्टस ऐसा वृक्ष है, अब इसको इकोलॉजिकल टेररिस्ट बोला जाता है। क्यों रहता है? क्योंकि यूकेलिप्टस की जड़ें नीचे से जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट कर रही हैं दोस्तों, जिससे इससे पानी की कमी हो रही है, इसलिए इसे यूकेलिप्टस को क्या बोला गया? पारिस्थितिकी आतंकवाद पेड़ बोला गया दोस्तों। ठीक है, 84 पे आते हैं, क्या है? सुमिलित करना है। देखो सागौन के जो वन है, देवदार, सुंदरी, सिनकोना, ही कहाँ पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, देखते हैं। देखो सागौन जो है हिमालय की तराई में पाया जाता है। देवदार आपके हिमालय के उच्च क्षेत्र में, जो हाई वाले इलाके, अल्पाइन इलाके में। सुंदरी आपका सुंदरवन में, याद रखना सुंदरवन भी सुंदरी के नाम पर ही पड़ा। सिनकोना आपके मध्य भारत में पाया जाता है। सिनकोना से मलेरिया की छाल, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा कोनेन टाइप से बनती है दोस्तों, याद रखना। क्लोरोक्विन वगैरह भी बनती हैं दोस्तों। ठीक है, तो सागौन हिमालय की तराई में हो गया, देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सुंदरी सुंदरवन में और सिनकोना मध्य भारत में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, देशों की बात हो रही है, इंपोर्टेंट है, देशों पर भी क्वेश्चन बनते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन पाए जाते हैं। तो मालदीव, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान में से देखा जाए, और वहाँ पर संवैधानिक प्रावधान है। तो एक ही देश ऐसा जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो है आपका भूटान। भूटान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से 70% भाग पर वन पाए जाते हैं और एक संवैधानिक प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण, डेंस जो वनावरण है कितना है? वो करीब 12% के आसपास है। कितना है? 12% के हिसाब से 12.37% है सघन वन। अति सघन वेरी डेंस है 3.04 और मध्यम सघन वन है 9.33% दोस्तों। अगर क्रोनोलॉजी में ये आता है कि सबसे ज़्यादा वन किस हिसाब से पाए जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा वनों का परसेंटेज है वो है सघन वन। कौन से हैं? सघन वन है 12.37%। उसके बाद आते हैं मध्यम सघन वन 9.33%। उसके बाद आते हैं बहुत ही अति सघन वेरी डेंस 3.04%। ठीक है। सागौन तथा साल किस उत्पाद हैं? ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन के उत्पाद हैं दोस्तों। ठीक है, सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है, और ये उष्णकटिबंधीय शुष्क वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन सर्वाधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैंग्रोव पे आते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन ही जाता है आपके एग्जाम्स में। कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? देखो कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी के डेल्टा पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैचिंग के लिए आ सकता है। आरओ यूपी से, उत्तराखंड वगैरह में ज्योग्राफी से ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहे और आते रहेंगे दोस्तों। देखो मैंग्रोव क्षेत्र जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर है वो है कोरिंगा अगर आप आता है आपके एग्जाम्स में, ये क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है। ठीक है, सुंदरवन के बाद देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है? ये कोरंगा ही है। पहला हो गया सुंदरवन, दूसरा आपका कोरंगा हो गया दोस्तों। ठीक है, मैंग्रोव या अनुबंध क्षेत्र होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो जनरली समुद्र के किनारे उगते हैं। अब भारत की ISFR 2021 से देखा जाए तो मैंग्रोव 19 की तुलना में 2019 की तुलना में 70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई। देश में अगर वन का जो मैंग्रोव आवरण है वो 4992 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। मैंग्रोव आवरण देखा जाए वृद्धि प्रदर्शित करने वाले सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई? सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक। ये ISFR 2021 का आंकड़ा है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट है आपका कोरंगा। देखो मैचिंग के लिए आ गया। कोरंगा कहाँ पाया जाता है? देखो कोरंगा आपके आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, जो कि ऊपर देखा था जो गोदावरी नदी के डेल्टा पर है। तो कोरंगा मैंग्रोव स्थल कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, याद रखना। बैम्बनाद आपके केरल में पाया जाता है।
पुलकित तमिलनाडु में, विक्रोली महाराष्ट्र में पाया जाता है। विक्रोली महाराष्ट्र में पाया जाता है दोस्तों। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? ये गंगा डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा है, वेस्ट बंगाल में, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के आसपास ये वन पाए जाते हैं, जहाँ पर सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। तो वहाँ पर मैंग्रोव वनों का संकेंद्रण पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण यहाँ पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों को सुंदरबन की संज्ञा दी गई, सुंदरबन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को उनके मैंग्रोव आवरण के हिसाब से अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे ज़्यादा से कम की तरह। तो अवरोही मतलब घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है मैंग्रोव? पश्चिम बंगाल में 4 नंबर 1 पे है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ये दोनों बचे। देखते हैं, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में 2114 किलोमीटर पाया जाता है। उसके बाद आपका दोस्तों गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। गुजरात में पाया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे गुजरात आ गया, इसमें 1175 वर्ग किलोमीटर। 4 के बाद आ गया 2, 4 के बाद 2 आ गया, तो डी हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात में 1175, आंध्रा में पाया जाता है आपका 405 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा में आपका 259 किलोमीटर पाया जाता है। ये आपके आंकड़े गिवन है दोस्तों ISFR 2021 के आंकड़े के हिसाब से। सो नाउ डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। सबको पता है सुंदरबन डेल्टा में सबसे ज़्यादा विस्तृत पाई जाती है, जहाँ पर 42.33% हिस्सा संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का पाया जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय वनस्पति है, याद रखना, मैंग्रोव वनस्पति एक उष्णकटिबंधीय वनस्पति है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति है के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन। ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन है। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव वन का निर्वनीकरण हुआ है। देखते हैं दोस्तों, दोनों सही हैं। ER की व्याख्या नहीं कर रहा है पर, ठीक है, ER की व्याख्या नहीं कर रहा है, बी इज द राइट आंसर। यानी कि उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात से प्रवणित है। सबसे ज़्यादा चक्रवात उड़ीसा के तट पर ही आता है, बट महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हो चुका है। सॉरी, ये बात भी सही है दोस्तों। उड़ीसा के तट के चक्रवात से प्रभावित होने के कारण बंगाल की खाड़ी का अवदाब है। महानदी डेल्टा में मैंग्रोव के निर्वनीकरण से चक्रवातों के दुष्परिणाम में वृद्धि हुई, जिससे जानमाल की क्षति बढ़ गई और महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ दोस्तों, मतलब मैंग्रोव कम हो गया दोस्तों। निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? देखो, देश में मैंग्रोव वन मुख्य रूप से देखा जाए तो गंगा नदी डेल्टा पर भी पाया जाता है। गंगा नदी डेल्टा पर सुंदरबन में, अरे भैया चल जा, गंगा नदी डेल्टा पर ही पाया जाता है सुंदरबन में। उसके बाद गोदावरी पे, कृष्णा पे, ठीक है, कृष्णा गोदावरी सुवर्ण रेखा पर भी पाया जाता है, इन नदियों में पाया जाता है। नर्मदा पे नहीं है, सो सी को हम एलिमिनेट कर देते हैं, जहाँ पे 1 1 है एलिमिनेट कर दिए, तो 2 3 4 होना चाहिए। सो 2 3 4 इज द राइट आंसर हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है? बहुत सिंपल है, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो है मालाबार तट। मालाबार तट केरला में पड़ता है, जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार का क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट में है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र भारत में पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, दक्षिण भारत में भी ये पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों को 200 सेंटीमीटर से अधिक और 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऐसे वनों में वृक्षों से पत्ते गिरने, फूल और फल लगने का कोई निश्चित समय नहीं होता है। ये वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, यानी कि फुल ईयर वर्षा होती है तो ये हर वर्ष पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों में है रोजवुड, महोगनी, अबोनी, एनी, कटहल, सुपारी आदि पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन का जो ऊंचाई है वो ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ तक करीब 37 क्वेश्चन आपके हम कंप्लीट कर चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वनों के प्रकार को लेकर। शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो छोड़ा हो। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो मिस मत कीजिएगा, वीडियो देखते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो आप नहीं कर रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे उन्हें भी फ़ायदा हो दोस्तों। ठीक है, कर भला तो हो भला वाली कहानी पर विश्वास कीजिए और ट्रस्ट कीजिए। अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, इस बात का दावा है। आज नहीं तो कल होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा, इस बात का दावा है, वादा है दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल और जय हिंद दोस्तों।